तो दोस्तों MCU की लेटेस्ट मूवी द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स रिलीज हो गई है। काफ़ी टाइम बाद मार्वल की एक धमाकेदार फिल्म आई है जो कि न सिर्फ स्टोरी, ग्राफिक्स या एक्शन वाइज एक बढ़िया मूवी है, बल्कि ये MCU के फ्यूचर को भी अच्छी तरह सेट कर रही है। पिछली फैंटास्टिक फोर मूवीज में अब तक जो भी कमियां थी उन सबको हटाकर इस फिल्म को लगभग परफेक्ट बनाया गया है। अगर आप इस मूवी को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी मेन मार्वल यूनिवर्स की नहीं है, बल्कि यहाँ एक अलग ब्रह्मांड दिखाया गया है जहाँ की दुनिया बिल्कुल हमारी जैसी ही है, बस ये काफी एडवांस है, मगर इसका स्टाइल थोड़ा पुराना है। इस दुनिया में ज्यादा सुपर हीरोज नहीं है, बस यहाँ एक ही सुपर हीरो टीम है जो कि है फैंटास्टिक फोर, जिन्हें 4 साल पहले एक स्पेस मिशन के दौरान कॉस्मिक रेडिएशन से पावर्स मिली थी। इस टीम का लीडर है रीड रिचर्ड्स, जो कि एक बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है और उसके पास रबर की तरह स्ट्रेच होने की पावर है। रीड की बीवी है सूजन स्टॉर्म, जो कि गायब हो सकती है और फोर्स फील्ड बना सकती है। सूजन यानी सू का छोटा भाई है जॉनी स्टॉर्म, जिसके पास आग को काबू करने की शक्ति है और वो खुद को जलाकर उड़ भी सकता है। आखिरी मेंबर है बेन ग्रिम, जो कि उस कॉस्मिक रेडिएशन से पत्थर जैसा बन चुका है और वो बहुत ताकतवर है। फैंटास्टिक फोर 4 साल से अपनी पावर से इस दुनिया की रक्षा कर रही है और सब लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। फिर एक दिन सू को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुन के जॉनी, बेन और पूरी दुनिया वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन रीड इस बात से थोड़ा परेशान था कि उन दोनों की शक्तियों से उस बच्चे पर बुरा असर पड़ा होगा। इसीलिए रीड सू की प्रेगनेंसी पर बहुत सारे टेस्ट करता है, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती और वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लगता है। इसी बीच फैंटास्टिक फोर को स्पेस से नए तरह के सिग्नल मिलने लगते हैं, जिसमें कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। इसलिए जॉनी उन सिग्नल को समझने में लग जाता है। फिर कुछ महीने बाद स्पेस से एक अजीब सी उड़ने वाली औरत न्यूयॉर्क शहर में आती है, जिसे देखने के लिए सब लोग जमा हो जाते हैं और उसे एक खतरा मानकर फैंटास्टिक फोर भी वहां पहुंचते हैं। वो औरत थी सिल्वर सर्फर, एक पावरफुल एलियन जो कि गुलाम थी गैलेक्टस नाम के एक बहुत बड़े कॉस्मिक बीइंग की, जो कि प्लैनेट्स को खाता था। सिल्वर सर्फर उसके लिए सही ग्रह चुनने का काम करती थी और गैलेक्टस के वहां जाने से पहले वो प्लैनेट वालों को वार्निंग देती थी कि उनका आखिरी समय आ गया है। फिलहाल उसने गैलेक्टस की भूख मिटाने के लिए पृथ्वी ग्रह को चुना था, इसलिए वो यहाँ आकर सबको बोलती है कि उनके पास काफी कम वक्त बचा है, इसलिए वो अपनी जिंदगी भरपूर जी ले। फिर सिल्वर सर्फर वहां से चली जाती है, लेकिन जाते वक्त जॉनी उसका पीछा करता है। तब वो उसे एक अलग भाषा में कुछ बोलती है और वो लैंग्वेज उन स्पेस सिग्नल से मेल खा रही थी जिनकी जॉनी स्टडी कर रहा था। दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस सोच में पड़ी थी कि सिल्वर सर्फर की चेतावनी असली है या एक झूठ है। इसलिए रीड इस बारे में थोड़ी रिसर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अंतरिक्ष के कई ग्रह अचानक कहीं गायब हो गए हैं और उन सभी प्लैनेट्स की जगह पर सिल्वर सर्फर की एनर्जी मौजूद है, मतलब उनके गायब होने से पहले वो वहां गई थी। इसलिए रीड को समझ में आता है कि सिल्वर सर्फर की बात सही है, यानी गैलेक्टस सच में प्लैनेट्स को खाता है और अब वो पृथ्वी पे आने वाला है। इसलिए रीड ये सोचता है कि गैलेक्टस के यहाँ आने से पहले ही वो चारों उसके पास जाए, ताकि वो उससे बात करके ये मैटर सॉल्व कर सके या उसे हराने का कोई तरीका ढूंढ सके। फिर फैंटास्टिक फोर पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान करते हैं कि वो उन्हें बचाने के लिए गैलेक्टस से निपटने स्पेस में जा रहे हैं और गैलेक्टस का पता लगाने के लिए रीड फिर से सिल्वर सर्फर की एनर्जी को ट्रैक करता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो अभी अपने मालिक के आसपास ही होंगी। उसकी एनर्जी फिलहाल एक दूसरी गैलेक्सी से आ रही थी, जहां जाना बहुत लंबा और मुश्किल काम था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि फैंटास्टिक फोर के पास एक लाइट स्पीड इंजन था, जिसे रीड ने कुछ टाइम पहले बनाकर स्पेस में रखा था। फिर वो चारों अपने रॉकेट में बैठते हैं और उसे स्पेस में ले जाकर वो इंजन से कनेक्ट करते हैं, जो कि लाइट की स्पीड से उन्हें कुछ ही देर में उस दूसरी गैलेक्सी में पहुंचा देता है। वहां पहुंचते ही उन्हें एक काफी बड़ा प्लेनेट दिखता है, जिसके अंदर से सिल्वर सर्फर की एनर्जी आ रही थी। फिर उस प्लेनेट में से एक बहुत बड़ा स्पेसशिप निकलता है, जो कि उस ग्रह को तबाह करके उसे अपने अंदर समा लेता है। वो स्पेसशिप असल में गैलेक्टस का था, जो कि प्लैनेट्स को तोड़ के एब्जॉर्ब कर लेता था, और उस शिप के अंदर एक मशीन थी जो कि उस ग्रह के मलबे को ऊर्जा में बदलकर गैलेक्टस में डालती थी, जिससे उसका पेट भरता था। इसके बाद वो स्पेसशिप फैंटास्टिक फोर के रॉकेट को अपने अंदर खींच लेता है और फिर वहाँ सिल्वर सर्फर आकर उन्हें बोलती है कि गैलेक्टस उनसे मिलना चाहता है।
तब जॉनी उससे पूछता है कि उस दिन उसने अपनी भाषा में क्या कहा था। तो वो उसे बताती है कि उसकी बात का मतलब है अपनों के संग मिटो। फिर वो चारों गैलेक्टस के सामने जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पावरफुल एलियन था। वो उन्हें बोलता है कि अरबों साल पहले वो भी उनकी तरह एक छोटा और मामूली शख्स था, लेकिन फिर उसे एक शक्ति मिली जिससे वो बेहद बड़ा और ताकतवर बन गया। पर वो शक्ति एक तरह का श्राप भी है, जिससे गैलेक्टस को हर वक्त भूख लगी रहती है, जो कि ग्रहों को खाकर भी शांत नहीं होती है। इसलिए वो उससे मुक्त होना चाहता था, जिसका रास्ता अब गैलेक्टस को मिल गया था। वो जब अपनी आंखों से फैंटास्टिक फोर की टीम को स्कैन करता है तो उसे सू के पेट में एक ऐसी ताकत नजर आती है जो कि गैलेक्टस की शक्ति से भी ज्यादा थी। इसलिए वो उन चारों को बोलता है कि उस बच्चे में कॉस्मिक पावर है, जिसे वो अपना श्राप देकर खुद मुक्त हो सकता है। लेकिन रीड को इस बात पे यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने अपने होने वाले बच्चे पर कई टेस्ट किए थे और उसे वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तब गैलेक्टस उसे बोलता है कि वो बच्चा अपनी शक्ति छुपा रहा है और अगर वो लोग बेबी को उसके हवाले कर दे तो वो उनके ग्रह को बख्श देगा। पर रीड और सू उसे मना कर देते हैं और वो सब अपना रॉकेट लेकर वहां से भागने लगते हैं। तब सिल्वर सर्फर उनका पीछा करती है, यहाँ तक कि वो उनकी लाइट स्पीड इंजन के पीछे उस वर्म होल में भी घुस जाती है जिससे वो ट्रेवल कर रहे थे। इसी दौरान सू को लेबर पेन शुरू हो जाता है, मतलब अब उसे बच्चा होने वाला था जिसे सिल्वर सर्फर छीनना चाह रही थी। तब उससे बचने के लिए रीड अपने रॉकेट को वो वर्म होल से बाहर निकालता है और उसे एक ब्लैक होल के पास ले जाता है। फिर जैसे ही सिल्वर सर्फर वहां आती है तो वो उस ब्लैक होल की ग्रेविटी में फंस जाती है, जहां से वो कुछ दिन तक बाहर नहीं निकल सकती थी। उधर वो रॉकेट में ही सू अपने बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक लड़का था। वो लोग उसका नाम रखते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। इसके बाद वो चारों धरती पे वापस आ जाते हैं, जहां पूरी दुनिया वाले ये सोच रहे थे कि वो लोग गैलेक्टस को हरा के आए हैं। लेकिन रीड सबको बताता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और गैलेक्टस से उनकी बातचीत नाकाम रही, क्योंकि वो पृथ्वी के बदले में उनका बच्चा मांग रहा था, जो कि वो उसे नहीं देना चाहते। ये सुनकर सभी इंसान उनके खिलाफ हो जाते हैं कि वो लोग एक बच्चे की खातिर पूरी दुनिया को दांव पर लगा रहे हैं। इसके बाद हर जगह फैंटास्टिक फोर का विरोध होता है और सब उनसे नफरत करने लग जाते हैं। ये देखकर रीड को लगता है कि लोगों का सोचना सही है और उन्हें अपना बच्चा गैलेक्टस को दे देना चाहिए। लेकिन सू इसके लिए तैयार नहीं थी। वो किसी भी हाल में फ्रैंकलिन को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन वो सबके सामने आकर बोलती है कि वो अपने बच्चे को कुर्बान नहीं करेंगी, पर इस दुनिया को भी मिटने नहीं देंगी और वो लोग हर हाल में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के रहेंगे। और क्योंकि अभी गैलेक्टस को यहाँ आने में कुछ दिन बाकी थे, इसलिए तब तक रीड एक ऐसी मशीन बनाने का सोचता है जिससे कि वो पूरी धरती को इस सोलार सिस्टम से निकालकर एक दूसरे सोलार सिस्टम में ले जा सके, जहाँ गैलेक्टस कभी पहुँच ना पाए। रीड ने कुछ टाइम पहले एक छोटा सा टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाया था, जिससे वो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता था। इसलिए अब वो उसी डिवाइस को बड़े लेवल पे बनाने का फैसला करता है। और क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया को शिफ्ट करना था, इसलिए सिर्फ एक मशीन से वो काम नहीं होने वाला था, बल्कि उन्हें दुनिया के कई शहर में एक टेलीपोर्टेशन ब्रिज लगाना था, जिसके लिए सभी देश वाले एक होकर दिन रात मेहनत करते हैं और वो ब्रिजेस बना लेते हैं। इस सब के बीच में जॉनी सिल्वर सर्फर की उस एक बात के मतलब से उसकी पूरी भाषा को समझ लेता है और इसकी मदद से वो स्पेस के उन सिग्नल्स को भी डिकोड कर लेता है जिसमें सिल्वर सर्फर की आवाज थी। इससे जॉनी उसका पूरा इतिहास जान लेता है। दूसरी तरफ गैलेक्टस का स्पेसशिप धरती के काफी करीब आ गया था और वो 4 दिन में यहाँ पहुँचने वाला था। लेकिन उससे पहले ही रीड अपनी मशीन को ऑन कर देता है, जिससे दुनिया भर के सभी टेलीपोर्टेशन ब्रिज मिलकर धरती के आसपास एक पोर्टल बनाना शुरू करते हैं। पर उसके कंप्लीट होने से पहले ही सिल्वर सर्फर यहाँ आ जाती है और वो दुनिया के सभी ब्रिजेस को तोड़ देती है। बस न्यूयॉर्क शहर का एक आखिरी ब्रिज बचा रह गया था। उसे तोड़ने के लिए वो जैसे ही यहाँ आती है तो जॉनी उसे रोक देता है और सिल्वर सर्फर को उसकी स्पेस रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है, जो कि उसके ग्रह की आवाजें थी। फिर जॉनी उसे बोलता है कि वो ये जान गया है कि उसका असली नाम शालाबाल है और वो पहले जेनला नाम के एक प्लेनेट पे रहती थी जिसे गैलेक्टस खाने वाला था। इसीलिए उसे रोकने के लिए शालाबाल उसकी गुलाम बन गई और वो तब से उसके लिए प्लैनेट्स ढूंढ रही है। जॉनी यहाँ सिल्वर सर्फर को जेनला की रिकॉर्डिंग सुनाकर बोलता है कि उसके ग्रह वाले उसे थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि उसने उन्हें बचाया। लेकिन फिर वो उसे दूसरे प्लैनेट्स की आवाज सुनाता है जहाँ शालाबाल गैलेक्टस को ले गई थी। उस रिकॉर्डिंग में वो ग्रह वाले अपनी जान की भीख मांग रहे थे और उनके तड़पने की आवाज आ रही थी। तब जॉनी सिल्वर सर्फर को बोलता है कि उसने अपना ग्रह तो बचा लिया, पर वो दूसरों को मरवाने का काम कर रही है। ये सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है।
वो यहाँ उन ब्रिजेस को तोड़कर फ्रैंकलिन को लेने आई थी, लेकिन अब उसे खुद पे शर्म और इस दुनिया पे दया आ जाती है, इसीलिए वो खाली हाथ ही यहाँ से लौट जाती है, जिससे फैंटास्टिक फोर को थोड़ा और वक्त मिल जाता है, क्योंकि गैलेक्टस को यहाँ आने में अभी 2 दिन बाकी थे। फिलहाल दुनिया के सभी टेलीपोर्टेशन ब्रिज टूट गए थे, जिससे अब धरती को यहाँ से हटाना नामुमकिन था। इसलिए रीड ये सोचता है कि पृथ्वी को कहीं और ले जाने के बदले उन्हें गैलेक्टस को ही कहीं और भेज देना चाहिए, क्योंकि अब भी उनके पास एक आखिरी टेलीपोर्टेशन ब्रिज बाकी था। इसलिए रीड ये प्लान बनाता है कि वो उस ब्रिज के नीचे फ्रैंकलिन को रखेगा, और जब गैलेक्टस अपने शिप से उतर के बच्चे को लेने वहां आएगा तो वो लोग उसे टेलीपोर्ट करके यूनिवर्स के दूसरे हिस्से में भेज देंगे, जहां से वो अपने स्पेसशिप के बिना कभी लौट नहीं पाएगा। ये प्लान सुनकर सू, जॉनी और बैन बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि रीड अपने बच्चे को चारा बना रहा है, लेकिन अब उनके पास दुनिया को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए बाद में वो सब मान जाते हैं। इस प्लान में एक ही प्रॉब्लम थी कि गैलेक्टस का साइज बहुत बड़ा था और उसके यहाँ आने से काफ़ी तबाही हो सकती थी और आम लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए शहर वालों को बचाने के लिए फैंटास्टिक फोर उन सबको एक अंडरग्राउंड सिटी सबटेरेनिया में भेजने का फैसला करते हैं, जहाँ का मालिक था मोल मैन नाम का एक आदमी, जो कि पहले फैंटास्टिक फोर का दुश्मन था, लेकिन बाद में सू ने उससे दोस्ती कर ली थी। इसलिए अब वो मोल मैन से बात करके न्यूयॉर्क के लोगों को कुछ टाइम उसके शहर में रखने के लिए राजी कर लेती है। फिर जैसे ही गैलेक्टस का शिप वहां पहुंचता है तो रीड और सू फ्रैंकलिन को एक स्पेशल क्रेडल में रख के उसे वो टेलीपोर्टेशन ब्रिज के नीचे छोड़ देते हैं। इसके बाद गैलेक्टस उस बच्चे की तलाश करते हुए वहां तक आ जाता है। तब जॉनी उसका ध्यान भटकाकर वहां से असली क्रेडल उठा लेता है और रीड उस जगह पे एक नकली क्रेडल रख देता है, लेकिन गैलेक्टस ये चाल समझ गया था, इसलिए वो उस ब्रिज के पास कदम नहीं रखता और वो फ्रैंकलिन को ढूंढते हुए फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग तक जाने लगता है। तब बैन, रीड और जॉनी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उससे हार जाते हैं और गैलेक्टस उस बिल्डिंग से बच्चे को उठा लेता है। तब सू अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक बहुत बड़ी फोर्स फील्ड बनाती है और उससे वो गैलेक्टस को उस टेलीपोर्टेशन ब्रिज की तरफ धकेलने लगती है। इसी बीच रीड उसके हाथ से फ्रैंकलिन को छीन लेता है और फिर वो अपनी मशीन को ऑन कर देता है, जिससे वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है और गैलेक्टस उसमें खींचने लगता है, लेकिन वो उसके अंदर जाने के बावजूद भी फिर से बाहर आने लगता है। तब जॉनी अपनी कुर्बानी देने का सोचता है और अपनी पूरी ताकत से गैलेक्टस को उस पोर्टल में धकेलने जाता है, लेकिन तभी वहाँ सिल्वर सर्फर यानी शाला बाल आ जाती है, जिसके अंदर अब इंसानियत जाग गई थी। इसलिए वो जॉनी को रास्ते से हटाकर खुद गैलेक्टस को एक जोरदार धक्का मारती है, जिससे वो खुद भी उस पोर्टल में चली जाती है और फिर वो पोर्टल बंद हो जाता है, जिससे फ्रैंकलिन और ये दुनिया बच जाती है। लेकिन उधर सू ने गैलेक्टस को हराने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, इससे वो मर जाती है। ये देखकर रीड, जॉनी और बैन बहुत दुखी होते हैं। तब फ्रैंकलिन सू के पास जाता है और जैसे ही वो अपनी मरी हुई माँ को हाथ लगाता है तो इससे वो जिंदा हो जाती है, क्योंकि इस बच्चे के अंदर असीम शक्ति थी जिससे वो कुछ भी कर सकता था। इसके बाद न्यूयॉर्क के लोग सबटेरेनिया से बाहर आ जाते हैं और वो सब फैंटास्टिक फोर की जीत सेलिब्रेट करते हैं। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में 4 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां फ्रैंकलिन थोड़ा बड़ा हो चुका था और सू उसे एक बुक पढ़कर सुना रही थी। फिर जब वो एक दूसरी बुक लाने के लिए वहां से हटती है, तभी उस जगह पे एक अनजान आदमी प्रकट हो जाता है, जिसने हरे कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक मेटल का मास्क था और वो फ्रैंकलिन को पकड़ के बैठा था। ये आदमी है डॉक्टर डूम, मल्टीवर्स का नया विलेन, जो कि शायद फ्रैंकलिन की पावर हासिल करने यहाँ आया है। इसके आगे की कहानी एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.